नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पाकिस्तान के हालत बेहद खस्ता होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार हो या सेना, दोनों के लिए हालात इस वक्त बहुत खराब है। जहां एक तरफ पीओके में प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बीएलए ने मोर्चा खोल रखा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला किया। बीएलए ने एक बयान में ग्वादर में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के कैंप पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह ने कहा कि यह आत्मघाती हमला था जिसे उसके सदस्यों ने अंजाम दिया है। बीएलए ने दावा किया कि पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के 30 से ज्यादा जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। अभी तक हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इसे स्वीकार भी नहीं किया है आधिकारिक तौर पर, और ना ही इससे इनकार किया है। ऐसे में आखिर क्या करेंगे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। एक तरफ प्रदर्शन से हलकान, दूसरी तरफ बीएलए ने थामी कमान। जितना दबा रहा उतना गंवा रहा। लालच और मक्कारी के पाटे में पिस रहा पाकिस्तान, सदमे में हुक्मरान। पीओके में जहां एक तरफ खामोशी के साथ पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ लोगों का मोर्चा बुलंद है, जिसके चलते पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के होश फाख्ता हुए हैं। हुक्का पानी बंद करने से लेकर तमाम कदम उठाकर भी पाकिस्तान यहां की आवाज को दबा नहीं पा रहा। वहीं दूसरी तरफ हथियारों और असलहों के बल पर बीएलए उसे घेरे हुए है और खुली चुनौतियों से पस्त कर रही है। यानी पाकिस्तान दो मोर्चों पर बलूचिस्तान को काबू करने की कवायद कर रहा है, लेकिन हालात संभल नहीं रहे। पाकिस्तान की फौज और हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है बीएलए, जिसने एक बार फिर मुनीर और शरीफ की जुगलबंदी को चित किया है। दरअसल बलूचिस्तान के ग्वादर में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के कैंप पर हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है। दावा किया कि पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों के 30 से ज्यादा सदस्य मारे गए हैं। विस्फोटकों से लदे एक वाहन ने जिवानी में पनवान कोस्ट गार्ड बेस को निशाना बनाया। संगठन ने इस हमले को एक सुनियोजित ऑपरेशन के तहत किया। आत्मघाती वाहन जनित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस हमला बताया। पाक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बीएलए के प्रवक्ता जियान बलोच ने एक आधिकारिक बयान में कहा, इस जबरदस्त धमाके के कारण कोस्ट गार्ड का मजबूत कैंप पूरी तरह मलबे के ढेर में बदल गया। बयान में आगे कहा गया, हमले के तुरंत बाद हमारे संगठन की फतेह स्क्वाड ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कैंप पर चारों तरफ से हमला किया। बीएलए के मीडिया विंग हक्कल ने आत्मघाती हमले का 43 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में कथित तौर पर धमाके से कुछ पल पहले विस्फोटकों से भरा एक ट्रक कैंप में घुसता हुआ और उसके बाद आग का एक बड़ा गोला उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी अधिकारियों ने बीएलए के हताहतों के दावों की तत्काल पुष्टि नहीं की और न ही इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया। जाहिर है पाकिस्तान अपनी फजीहत नहीं कराना चाहता। यही वजह है कि वो बगावत के इन सुरों को फौज और पुलिस के बल पर कुचलना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजन कोचर सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं।
राजन कोचर सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर अजिताब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अजिताब सर, बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ हसाम दुर्रानी जी हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। हसाम दुर्रानी जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अहमर मस्ती खान जी हैं, यूएसए से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बलोच पत्रकार हैं। अहमर जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। और चर्चा की शुरुआत हसाम दुर्रानी जी आपसे करेंगे। क्या अब पाकिस्तान सरकार इसको स्वीकार कर रही है? क्योंकि अभी तक यही जानकारी आ रही थी कि पाकिस्तान सरकार इसे स्वीकार भी नहीं कर रही है, हालांकि नकार भी नहीं रही है कि बीएलए ने अटैक किया है। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है, अटैक हुआ और उसके बाद जो कुछ भी चीजें आपके सामने हैं, पाकिस्तान में जो है हमारा सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है ये चीजें इस वक्त बहुत जो है वो स्पीड से गर्दिश कर रही हैं। और अगर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर चीजें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं तो सो इट मीन्स के यहाँ पे कोई ऐसा मसला हुआ है। लेकिन बात यह है कि अगर वो गवर्नमेंट की जानिब से या स्टेट की जानिब से अगर उसको अभी तक एंडोर्स नहीं किया गया या बेसिकली आप ये कह लें कि उसको हाईलाइट नहीं किया गया या उसके ऊपर डिस्कशन नहीं की जा रही, तो उसका मतलब है कि वो अपनी कोई किसी प्लानिंग के अंदर मौजूद होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो जैसे ही वो चीज़ें क्लियर होंगी वो सब सारी की सारी बाहर आ जाएंगी। लेकिन ये जो भी हुआ है एक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक जानब से ये कहा जाएगा कि जनाब हमने फतह हासिल कर ली, हमने उनके 30 बंदे मार दिए। उसके बाद जब रिटेलिएशन होगी तो जवाब में जो है अगर दूसरी जिस पार्टी ने ये अटैक किया है, जो इस वक्त फतह के शादियाने जो है बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने 30 फौजी जो है वो मार दिए हैं, अगर उनके 50 या 60 मर जाएंगे तो फिर इस साइड से जो है ना एक फतह का बिगल बच जाएगा कि जनाब देखें आपने हमारे 30 मारे, हमने आपके 60 मार दिए। तो ये जो एक डेथ टोल है, अगर हमने सिर्फ डेथ टोल को ही अगर हमने लेके चलना है तो फिर मेरा ख्याल है ठीक है, इट्स ओके, इसको चलता रहना चाहिए। लेकिन दूसरी दो तीन चीजें ऐसी हैं जो कि अभी आपके इस प्रोग्राम से पहले जो था वो आप ही के इंडियन जो मीडिया है उसी के ऊपर एक चैनल के ऊपर मैं बैठ के बात कर रहा था, तो उसके अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो लोग रियासत के साथ जो गुफ्तो शरीद कर रहे हैं, बल्कि हमें एक ही हमसे सवाल पूछा जाता है कि जनाब आपकी हुकूमत जो है वो कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही, या वो मुज़ाकरात जो अगली पार्टी जो है वो इतनी मजबूत है कि वो आपके मुज़ाकरात को मानती नहीं है या आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए बैठती नहीं है। तो मैंने उनको ये बात की कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखते हैं तो अकबर बुगटी जो थे वो सबसे बड़े जो सरदार थे बुगटी कबाइल के, जब उनकी असैसिनेशन हुई है उसके फ़ौरन बाद जो थी उनके जो बेटे और उनके जो आगे ग्रैंड सन्स जो थे वो रियासत के खिलाफ हो गए थे, उन्होंने हथियार उठा लिए थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और ये मुज़ाकरात जो थे या टेबल टॉक था, उसके बाद वो सारे के सारे वापस पाकिस्तान के अंदर आए। और पाकिस्तान आने के बाद बल्कि उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो ईरान में जाके बैठ गए थे, कुछ अफगानिस्तान में जाके बैठ गए थे, लेकिन उनको वापस बुलाया गया और उनको कौमी धारे के अंदर शामिल भी किया गया। और आज का दिन जो है वो आप सबके सामने है कि अकबर बुगटी की जो पूरे उनकी जो फैमिली है वो पाकिस्तान रियासत के साथ उसी तरह लॉयल है। इसी तरह बहुत सारे दीगर लोग भी हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रियासत से अपना जो है वो लड़ाई लेके बैठे हैं। ठीक है, स्टेट विद इन स्टेट अगर उन्होंने बनाई हुई है तो अगर तो उनके अंदर पावर होगी, उनके अंदर स्ट्रेंथ होगी तो अपनी स्टेट को अलग से मान लेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर इसका जवाब जो है अभी अगर उन्होंने ये एक विस्फोट किया है तो उसका जवाब आपने जो बोला, आपने जो बातें कही, ये सारी चीजें समझ से परे नजर आई। सबसे पहली चीज आपने कहा कि सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही हैं तो हुआ ही होगा। अब इतनी बड़ी घटना हुई है और सोशल मीडिया से अगर चीजें कंफर्म करे एक देश, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। उसके बाद आपने कहा वो अलग देश अगर बना करके अलग ये बना करके है, मतलब बलूचिस्तान में चल क्या रहा है ये आप लोग को भी नहीं पता है, पाकिस्तान की सरकार को भी नहीं पता है, पाकिस्तान की फौज को भी, किसी को नहीं पता है, कुछ नहीं है। नहीं, ये आपका क्वेश्चन जो है वो तो बड़ा एक अजीब सा ही है। ये तो आपने अपने तौर पे जो है ना अपना एक माइंड बना लिया कि नहीं पता। क्यों नहीं तो पता? आपने अभी बोला, आपने सोशल मीडिया से बोला, सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं। मैंने आपको आज के इंसिडेंट्स की बात कही है, मैं आज ही की पूछ रहा हूं। मैंने आपको आज के इंसिडेंट्स की बात की। मैंने आपको ये नहीं कहा कि वहां पर जितनी भी चीजें हैं वो कभी हमारे जो मीडिया के ऊपर नहीं आई, ये तो कभी भी नहीं हुआ। इससे पहले कभी ऐसी बात हुई है? आप लोग ही मुझे बुलाते हैं पाकिस्तान के, अगर मैं आपके प्रोग्राम्स में आता हूं तो मैंने क्या कभी आपको ऐसे कहा है कि हमारे मीडिया के ऊपर ये बात नहीं चल रही? हाँ, आज की मैं बात कर रहा हूँ। आज अगर हमारी मीडिया पे ये बात नहीं चल रही या अभी तक उसको हाईलाइट नहीं किया गया तो उसके पीछे माइट भी कुछ रीजन हो। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये चीज हुई है तो ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। मैं आपको साथ में ये भी बात कर रहा हूँ
तीसरी बात उसकी इसके बाद जो तीसरी बात मैंने आपसे कही है ठीक है। कि जो लोग स्टेट विद इन स्टेट बनाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, अगर उनके अंदर स्ट्रेंथ है तो अपनी स्टेट को अभी तक उन्होंने बनाया क्यों नहीं, वो बना लेना। नहीं बना सके तो अगर नहीं बना सके तो बहुत सारे लोग, जिस तरह अब मैं अगर जैन बुट्टी की ठीक है। बात करता हूँ अहमद या मस्ती खान जी, बुट्टी कबीले की ट्राइब की बात करता हूँ, वो सारे का सारा जो है वो तो दोबारा कौमी ठीक है। धारे के अंदर शामिल हो चुका है, वो ठीक है। रियासत के साथ मस्ती लॉयल खान हैं जी, अब और वो देखिए, इन लोगों के खिलाफ हैं। हसाम दुर्रानी साहब को हमने सुना, बहुत कुछ मेरे भी समझ में नहीं आया, आप शायद अगर कुछ समझे होंगे तो आप थोड़ा सा बताएं। और ये चीजें बलूचिस्तान में चल क्या रही हैं? जी आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार जी नमस्कार। देखें, ये जो इनके फौजियों को जो मार पड़ी है जुम्मे के दिन, मुझे उम्मीद है कि ये याद रखेंगे कि ये जो बलूचिस्तान के साहिल हैं ये पंजाब के नहीं हैं, ये बलूचिस्तान के फर्जंदों के ज़मीन है। आप वहाँ पर उनके मर्जी के खिलाफ अपने बंदूक के जोर पे अमेरिका और चीन से भीख में मांगे हुए ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर सकते हैं। ये बात बिल्कुल इनको मालूम होना चाहिए। कह रहे हैं कि शायद हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, ये कौन सी किस किस्म की मजाक की बात है। ये इतनी बड़ा वाकया हुआ है कि जिसमें इनके तकरीबन 30 लोग मारे गए हैं और इनके जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो हैं, जो टेररिस्ट सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, जिनको कि यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, वो एक बयान नहीं कह सकते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये साफ जाहिर है कि ये अपनी जो शर्मिंदगी है और जो इनको वापस शिकस्त हो रही है बलूचिस्तान के अवाम के हाथों, ये उनको छुपाना चाहते हैं, इस वजह से ये ओन नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि नवाब अकबर खान बुगटी को जो इन्होंने कत्ल किया गैर ज़रूरी तौर पर, देखें वो इनके सिस्टम में ही काम कर रहे थे 50 साल तक, और उनको कत्ल करने वाला कौन आ गया? ये जो लखनऊ के हमारे मुशर्रफ साहब, ये आके, ये अमेरिका के ही चेले थे, जिस तरह के अभी जो बैठे हुए हैं आसिम मुनीर अमेरिका के चेले हैं, इसी तरह वो भी अमेरिका के चेले थे। उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर जाकर वहाँ पर फौजकुशी करके उनको कत्ल किया। ये कह रहे हैं कि सब अच्छा हो गया, कोई अच्छा नहीं हुआ है। वहाँ पर जो उन्हीं का खास दुश्मन था, उसको यानी कि जाली तौर पर चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि आपने उस जो बेगुनाह कत्ल आपने किया, उससे आपने कुछ नहीं सीखा। ये लोग जो पंजाबी हैं, पता नहीं जिहादी, ये किस किस्म के हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता है। इन्होंने हुसैन शहीद सुहरावर्दी को बैरूत के कमरे में जाके कत्ल किया था, उसकी कत्ल हुआ था, जो अवामी लीग के फाउंडर थे। 8 साल बाद क्या हुआ? 8 साल बाद अवामी लीग ने बांग्लादेश के वो फाउंडर बने ना जी, उनके जो जूनियर पार्टनर थे मुजीबुर रहमान, इन्होंने क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। आज 25 जून को हमारी जो, मैं उनको डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कहता हूं बलूचिस्तान का, डॉक्टर मारंग बलोच, और शाहजी को, सिबगतुल्ला शाह को डबल लाइफ सेंटेंस दे दी। ये हार्ड स्टेट पॉलिसी के तहत एक ही मकरू चेहरा, जिसका कि मैं चेहरा यहाँ देख रहा हूँ स्क्रीन पर, इन्होंने अपने हार्ड स्टेट पॉलिसी के तहत, ठीक है, क्या होता है, आप छोड़ते नहीं है किसी को, कोई स्पेस नहीं देते हैं। ये सारा का सारा आप और अपना कब्र खोद रहे हैं। मैं उनसे यही इल्तिजा करता हूं, बातचीत के बेस पे आ जाए। जिस तरीके से रिवर्ट कर रहा है, और जैसा हसन दुर्रानी साहब ने कहा कि अब इसका अगर रिवर्ट होगा तो अगर लाशें ही गिननी है तो फिर गिनते रहें, लेकिन सवाल इस चीज का नहीं है। राजन कोचर सर, सवाल इस चीज का नहीं है कि लाशें गिनना है तो गिनते रहिए। सवाल इस चीज का है कि अगर इतनी बड़ी कोई घटना हुई है जहां एक फिदाइन हमला हुआ है और सीना ठोक करके अगर किसी ने जिम्मेदारी ली है, अब दुर्रानी साहब ये तो कह रहे हैं कि अगर है इतनी कुव्वत तो अलग जो भी देश है और जो भी है बना लें, लेकिन इतनी हिम्मत तो पाकिस्तानी फौज की भी नहीं है कि अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो आप उसको दबाइए, अगर आपकी भी इतनी हिम्मत है तो। देखिए अभिषेक जी, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे, तो बहुत साफ है। BLA जो अर्ली 2000 में इसका जब
जन्म हुआ था, जब BLA इसको बनी थी, आप तकरीबन लगा लो 2 डिकेड से ऊपर हो गया BLA को पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी ने क्या कर लिया? अगर पाकिस्तान आर्मी के पास इतनी स्ट्रेंथ, इतनी क्षमता, इतनी एफिशिएंसी और डेयर डेवलरी होती, तो ये इसको BLA आज इस स्टेज पर नहीं पहुंचती। आज ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक आर्म्ड एक ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। जो इनके आर्म्ड कार्डर्स हैं वो तकरीबन 4000 से 5000 हैं, और जो इनका सपोर्टिंग कार्डर है वो इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 10,000। तो अबाउट 15 से 18,000 की ये फौज। अब ये फौज का बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। एक माजिद ब्रिगेड है जो एक सुसाइड बॉम्बर की इनकी ब्रिगेड है, और उसके पास आप इसको देखिए कि जो किस टाइप के हथियार हैं उसके पास, और वो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसको अंडरस्टैंड करना कि किस टाइप के हथियार उनके पास हैं। उनके पास असॉल्ट राइफल्स हैं, उनके पास स्नाइपर राइफल्स हैं, उनके पास ऑटोमेटिक इसको वेपन्स हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं। ये इनको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, पहली चीज। दूसरा, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। अब पाकिस्तान आर्मी का अगर आप देखें, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट निकालता है कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान आर्मी की इस 2000 कैजुअल्टीज हुई, और ये इस मुठभेड़ में, और जैसे इनके आईडी अटैक्स होते हैं, इनके एम्बुशेस ये लेकर के, और खास तौर पे आप ये स्पेसिफिक अटैक देखिए इनका तरीका क्या था। और जो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट एक्चुअली करना चाहता हूँ कि इनको पूरी इंटेलिजेंस है पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉयज की, पाकिस्तान आर्मी के सप्लाई रूट्स की, पाकिस्तान आर्मी के रोस्टर्स की, ड्यूटी पर कब लोग चढ़ेंगे, कब उतरेंगे, बीच में कितना गैप होगा, ये पूरी इंटेलिजेंस ये रखते हैं। दूसरा है कि जो लोकल सपोर्ट इनको है, पाकिस्तान आर्मी को लोकल सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। ये जो बलूच है बल्कि, ये पूरी इंफॉर्मेशन इनको देते हैं। आपने जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट्स भी देखे, 3-4 बार हमला हुआ, उसको कोई भी रोक नहीं सका। और सिलेक्शन ऑफ टारगेट देखिए ग्वादर में किया। बिल्कुल, ग्वादर में क्यों किया? बिकॉज एक चाइना का यहाँ पे सीपेक चल रहा है, आपका ग्वादर पोर्ट है, और एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी इसमें शामिल होती है। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि जिस तरीके की ये लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक इनके पास इंटेलिजेंस विंग है, इनके पास एक ड्रोन्स का विंग है, इट इज लाइक अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम इस चीज़ों को देखें और इसकी मजबूतियां देखें, और एक बहुत इम्पोर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन मैं देना चाहता हूँ। पहले ये स्प्लिंटर ग्रुप्स थे जिसमें BLA अलग था, BLF अलग था, और TTP अलग था। आज की डेट में ये जो सारे जो ग्रुप से मिल गए, एक साथ जो इनकी जो ताकत है वो बढ़ गई है, और ये डायरेक्टली पाकिस्तान को चैलेंज करते हैं। इसीलिए कोई भी फौज में जब इतनी कैजुअल्टीज होती हैं, उस फौज का मोराल बहुत डाउन हो जाता है। और वजह है, इसीलिए पाकिस्तान आर्मी इसको डिस्क्लोज नहीं कर रही, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी अपने अवाम को दिखाना चाहती है कि वो किसी से कम नहीं, और वो जो इतनी मजबूत और शक्तिशाली, बट एक्चुअली वो है नहीं। बिकॉज ऐसे इंसिडेंट्स अगर आपको आएंगे, और जब भी ऐसे इंसिडेंट मैंने देखा पाकिस्तान में आते हैं, जब इतनी कैजुअल्टीज होती हैं, तो कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, एक पब्लिक स्टेटमेंट नहीं होती। और जाफर एक्सप्रेस में इसको बोला जा रहा था कि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, और पाकिस्तान ने फिगर निकाली थी 20 की। तो ठीक है, जो मैं बता रहा हूं, जो आपको सच्चाई नहीं आपको पता चलेगी, वो कभी नहीं बाहर आने ही नहीं देंगे। सच आज तक उन्होंने किसी चीज का बाहर नहीं आने दिया है, तो इसका सच ये कैसे बाहर आ जाएगा? अजिताभ सर, देखिए, हर किसी के अंदर एक अच्छाई एक बुराई होती है, और अगर आप खुद को नहीं पहचानेंगे, चाहे वो आपकी अच्छाई हो या बुराई, तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे अगर बुराई कुछ है तो? पाकिस्तान के अंदर समस्या यही है, जैसा सर ने कहा कि
आप स्वीकार करेंगे नहीं। और अब तो जो हालात पीओके में बने हैं, आप अपने ही लोगों के साथ ऐसी स्थिति कर देते हैं कि उनके लिए जीना दूभर हो जाए। अब तो कुछ खबरें ऐसी भी आई जहां पे जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं उन्हें भेजा जा रहा है कि आप लोग जाइए और मोर्चा आप संभालिए पीओके में। बलूचिस्तान को लेकर के मेरे पास अभी अपडेट नहीं है कि बलूचिस्तान भी क्या वैसे लोग भेजे जा रहे हैं। तो अगर आप अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे तो आज नहीं तो कल यही होगा जो आज बीएलए कर रहा है। देखिए अभिषेक जी, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये डेथ स्क्वाड तो ये बांग्लादेश बंगालियों के अगेंस्ट में उस समय से होता रहा है। पाकिस्तान कैसे इस तरह के दस्ते बना के और किलिंग करवाता है, लोगों को किडनैप करवाता है, ये तो उनकी पुरानी आदत है। और ऑब्वियसली इसको क्यों वो बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, वो तो एक्सेप्ट करने से भी भाग रहे हैं। वो तो अभी पता नहीं तेहरान में बिजी हैं, वहां पे जनाजे में शामिल होने के लिए गए हुए इनके प्रधानमंत्री, इनके जो आर्मी चीफ हैं सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, तो उनको तो फुर्सत नहीं है। उनको तो क्रिप्टो करेंसी से अमेरिका को पहले वो ट्रम्प की खिदमत करेंगे कि यहाँ लोगों की समस्याओं पे ध्यान देंगे। देखिए ये बलूचिस्तान का मामला हो चाहे पीओजेके का मामला हो, इतना गहरा हो गया है और इसकी पैठ समाज के हर वर्ग में आप देख लीजिए, युवाओं की भागीदारी, ये जो बलूचिस्तान में मूवमेंट चल रहा है कितना जमीनी हो गया है। आप देख लीजिए महिलाएं, युवाओं का बहुत ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान जो आंख मूंद के एक तरह से कह लीजिए कोशिश करता जा रहा है। आप आजादी के समय से ये चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और ग्रेजुअली ये बढ़ते बढ़ते ये हाल हो गए हैं कि कोस्ट गार्ड के 30 जवान मारे गए और पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली है। मतलब ये हाइट ऑफ हाइट जो कहते हैं कि अपनी नाकामी को एक तरह से छिपाना, उसको दबाना। और इसीलिए मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा, अभी सिंगापुर के एक डिप्लोमेट ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि कैसे एक फेल्ड स्टेट पाकिस्तान है और अगर ये खुदा न खास्ते इसको परमाणु मिल गया तो थोड़ी सी ये इसकी पूछ भी हो रही है, नहीं तो इसको तो कहीं दुनिया में इसको ठोकरे दर दर की खानी पड़ती और कटोरा लेके जो कहते हैं ना तो पैसा मांगना पड़ता, वो हाल हो। अपनी नाकामियों को छिपाने, अपनी आर्थिक जर्जरता को एक तरह से कह लीजिए, वो तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं। अब ये बढ़ते बढ़ते पूरे ये ना अभी तो बलूचिस्तान, पीओजेके और गिलगित और पख्तूनख्वा तक है, ये बढ़ के अब सिंध और पंजाब में भी फैलेगा। और जो पाकिस्तान की हुकूमत और आर्मी के अगेंस्ट में जिस तरह वहां से आवाम उससे अलग हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए एक और विभाजन का खतरा पैदा कर सकता है। जी बिल्कुल अजिताभ सर, आता हूं आपके पास फिर से। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो बता दें। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले एक बड़ा दावा किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम की फेसबुक पोस्ट पर कमेंट है, 9 जुलाई को होना है पीएम मोदी का ये प्रोग्राम। अब मेलबर्न पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो देखिए बेहद चौंकाने वाली जानकारी जो है वो इस समय आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा है और उससे पहले तो देखिए एक बड़ी जानकारी आ रही है। बहरहाल अब हम अपनी चर्चा की तरफ चलते हैं। और अजिताभ सर, अब देखिए मैं समझना आपसे थोड़ा सा यही चाहूंगा कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना, इन दोनों के बीच क्या सरकार और सेना वाला रिश्ता जो अमूमन बाकी देशों में होता है, अगर वैसा होता तो शायद पाकिस्तान की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती? बिल्कुल अभिषेक जी, ये इट गोज विदाउट सेइंग। आप देख लीजिए पाकिस्तान तो वहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूलिंग करता है, तो इसमें वो दूसरे देश से आप उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ये एक्सपेक्ट करना ही बेकार है, बेफुजली होगी कि पाकिस्तान जैसे दूसरे देशों में आर्मी एक हुकूमत के अंडर में काम करती है और उनके जो भी होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में उसको फॉलो करती है। यहाँ तो वो रूलिंग क्लास एक तरह से है। 30-40 साल इन्होंने रूल किया है आर्मी ने डायरेक्ट, जैसा अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बताया भी कि कैसे वहां पे जिया उल हक हो या अयूब खान हो, कितने एग्जाम्पल दिए। तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना, दोनों वहां सत्ता के भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं और मलाई खाने में दोनों का हाथ है।
चाहे रियल एस्टेट में देख लीजिए आर्मी का कितना बड़ा रोल है, वहां की बिजनेस में आर्मी का। और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये सीपेक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कहने को तो 62 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट और क्या क्या बातें होती हैं। मुझे लगता है पाकिस्तानी आर्मी का भी उसमें बहुत बड़ा शेयर है कि यहाँ के संसाधनों का दोहन किया जाए, वहां की जनता को अलग थलग करके, और एक तरह से पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनकी एक तरह से कमाई बढ़ी जाए। और इसके साथ साथ देखिए, ये गुड बुक में रखने के लिए ट्रंप को अभी जो अमेरिका से खबरें आई हैं कि क्रिप्टो करेंसी के धंधे में कैसे पाकिस्तान ने डायरेक्ट ट्रंप को फायदा पहुंचाया है, और वहां पे ये रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं। ये सारी चीजें कवायद उसी के हो रही है कि एक तरफ ट्रंप को खुश रखा जाए, यहाँ पे आवाम की जो जेन्युइन जरूरतें हैं उस पे कोई ध्यान ना देके अपनी सत्ता पे काबिज रहने की कवायद जितनी ज्यादा से ज्यादा उसको मजबूत करें। लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होने जा रही है अभिषेक जी। ठीक है, मस्ती खान सर, थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसा एक इतिहास ही रहा है पाकिस्तान के, चाहे सेना की बात कर लें या पाकिस्तान की सरकार की, मलाई खाना है, बाद बाकी जैसे चीजें अपना चल रही हों। तो सबसे बड़ा भूभाग तो बलूचिस्तान का है पाकिस्तान के अंदर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से भी देखें। और दूसरी बात यह है कि मिनरल्स वगैरह सब कुछ बलूचिस्तान में इतना ज्यादा है और पीओके में इतना ज्यादा है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने यह दोहरा रवैया, चाहे बलूचिस्तान के साथ हो या पीओके के साथ हो, क्यों? लेकिन ये साहब जो थे दुर्रानी साहब, वो तो चले गए कहीं। जी जी जी। लेकिन इन्होंने आप ही के एक प्रोग्राम में कुछ दिन पहले इन्होंने हमारे बड़े भाई नरेंद्र मोदी साहब को जो है उनको ऊपर कहा कि भाई इन्होंने जो है बांग्लादेश, उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश बनवाया। अब मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ आपके आगे, मुझे एग्जैक्ट मंथ का पता नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए कि हमारे बड़े भाई नरेंद्र मोदी साहब कौन से महीने या कौन से साल, मेरे ख्याल में 1948 की पैदाइश है शायद, और उस टाइम पे जब जिन्ना साहब गए थे ढाका में मार्च 1948 को अपना मुंह काला कराने, वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई एक ही जुबान होगी, उर्दू होगी, और वो अंग्रेजी में उन्होंने कहा अंग्रेजी में कहा कि पाकिस्तान की जुबान सिर्फ भी और सिर्फ उर्दू होगी। बंगाली लोग बहुत नाराज हुए, फिर उन्होंने बंगालियों का तमस्खुर उड़ाया इसी जिन्ना ने, जो कि अंग्रेजों का एजेंट था, कि आपके पास कोई तहजीब नहीं है, आपके पास कोई कल्चर नहीं है। भाई आप जब इस तरह की चीज़ें करते, आज ये बलूचों के साथ बिल्कुल वही कर रहे हैं जो इन्होंने बंगालियों के साथ किया था। इनको समझ नहीं आता है क्यों ये हिस्ट्री से नहीं सीखते हैं। जो लोग हिस्ट्री से, तारीख से सबक नहीं सीखते हैं, उनको फिर वही चीज़ें फेस करना पड़ता है जो उन्होंने गलतियां की थी। यही हो रहा है। देखें, हमारे पास जो लीडरान हैं, अख्तर मेंगल, उनको एक बात भी ये नहीं सुनते हैं। मारंग बलोच जो हमारी इस टाइम पे अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं पूरे बलूचिस्तान के, उनको इन्होंने जेल में डाला हुआ है। जबकि वहाँ पर जो पंजाब में जो है मरियम नवाज शरीफ, उनको जो है वो प्रमोट कर रहे हैं अगला प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है इस आसिम मुनीर को जो है 5 सितारों वाला कमीज दे दिया है। 5 सितारों वाला कमीज, ये जो मरियम नवाज शरीफ का पहना हुआ, उससे आप फील्ड मार्शल बन गए। आप कहाँ के फील्ड मार्शल हैं? आप ये कौन सी बातें कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आज के दिन जो है आप लोग कहते हैं शहबाज सरकार, ये शहबाज सरकार वरकार नहीं है, ये आसिम मुनीर का सरकार है, ये फौज का सरकार है। ये तो बेचारा कठपुतली है। लेकिन इस कठपुतली ने क्या बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप के लिए आज अमेरिका के जो दिन है उसके ऊपर, कि भाई यहाँ पर सैकड़ों मिलियन लोग जो है मर जाते अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है ये जंगबंदी में हमारा हेल्प नहीं करते। तो देखें इनकी क्या मतलब है। इनका मतलब ये है कि ये परमाणु बम इस्तेमाल करते हैं भारत के खिलाफ। इनका ये बार बार ये बयान सिर्फ यही मायने रखता है ना, और क्या है। तो मेरी गुजारिश ये है भारत सरकार से, हमारे भाई से, अजीत डोवल साहब से, और दूसरे जो लोगों से भी यहाँ पर जो पॉलिसी बनाते हैं, किसी ना किसी तरीके से इनका परमाणु बम आपको लेना पड़ेगा। जब तक इनके पास परमाणु बम है, ये आपको भी धमकी देते रहेंगे, या हमारा कत्लेआम करते रहेंगे, अफगानिस्तान पे जाके बमबारी करते रहेंगे।
इजराइल के साथ मिलकर, किसी और के साथ मिलकर मेहरबानी करके इनका परमाणु बम लेना पड़ेगा। दुनिया के लिए सब में बड़ा खतरा इनका परमाणु बम है। जी ठीक है राजन कोचर सर, सवाल यही है कि ठीक है धमकियां तो देना काम है, लेकिन वो कितना ही मैटर करता है ये पूरी दुनिया भी जानती है। लेकिन बात अगर अमेरिका की आती है तो अमेरिका को ईरान के पास परमाणु बम दिख जाता है कि वो परमाणु बम बना लेगा, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के पास परमाणु बम है वो नहीं दिखता है। आवाज नहीं आ रही सर शायद आप म्यूट हैं। देखिए अमेरिका का जिस टाइप का रिलेशन है पाकिस्तान के साथ वो उसका ईरान के साथ नहीं है। इट्स सिंपल जियो पॉलिटिक्स का ये खेल है। अब इसको अमेरिका पाकिस्तान को आप देखिए, उसका क्रिप्टो का अभी आपने ट्रम्प को देखा, सम $87 बिलियन उसके फैमिली को फायदा हुआ। और आप अभी आने वाले वक्त में और भी देखेंगे कि इसको अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। उसको जो एयरबेस चाहिए था वो उसको मिला नहीं अफगानिस्तान से, तो वो इसको पाकिस्तान से हमला करवा रहा है अफगानिस्तान पे, उसको एक सबक सिखाने के लिए। तो ये पूरे आपके जियोपॉलिटिक्स के गेम्स चल रहे हैं। पाकिस्तान को FATF की लिस्ट से भी बाहर रखेगा ये, और इसको IMF के लोन, वर्ल्ड बैंक का ये पूरा जो सपोर्ट आज मैं देख रहा हूँ, जो कभी भी ऐसा नहीं होता था, आज पाकिस्तान को मिल रहा है। तो जब इस टाइप का होगा, जब गिव एंड टेक वाली सोल्यूशन आपको आएगी, और एक चीज़ मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक बिंदु है जो हम सबको समझना चाहिए, दैट US इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। और वो अगर इसको इंडिया को कंटेन करना चाहता है तो पाकिस्तान एक मोहरा है, बिकॉज चाइना के थ्रू वो नहीं कंटेन कर पाएगा। तो इसको पाकिस्तान एक मोहरा है। उसने पाकिस्तान को F-16 भी दिए थे एक टाइम पे, आप देखिए। और अभी जो F-16 के जो स्पेयर्स हैं उसका जो पूरा एक पैकेज है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे अप्रूव हुआ था, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे पहुंचा था। तो उसने पाकिस्तान को वो यूज करता है, और हमेशा उसने पाकिस्तान को यूज किया, और पाकिस्तान के मिनिस्टर भी इस टाइप के स्टेटमेंट देते हैं। बिल्कुल हमको बार बार यूज किया जाता है, पर फिर भी देखो वो उसको अमेरिका के साथ अलाइंड है। ये बहुत बड़ा एक्चुअली रीजन है, क्योंकि भारत को वो एक नॉर्मल तरीके से कंटेन नहीं कर सकते। तो उनको एक तो चाइना की सपोर्ट चाहिए। ऑलमोस्ट 70% इक्विपमेंट जो मिलिट्री इक्विपमेंट है पाकिस्तान आर्मी में चाइना का ओरिजिन का है, और वो चाइना की सपोर्ट के बिना भारत के साथ नहीं लड़ पाए। और उसको US की सपोर्ट इसलिए चाहिए कि भारत के ऊपर हमेशा प्रेशर रखने के लिए। अब इसको सिंदूर के टाइम में तो हमने ऐसे स्टेटमेंट्स सुनी थी डोनाल्ड ट्रंप की कितनी बार कि हमने इसको लड़ाई को रुकवाया। तो वो प्रेशर इसको US के थ्रू वो भारत के ऊपर मेंटेन करना चाहता है। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है, और इसीलिए इसको US के साथ भी बना के रखी हुई है और चाइना के साथ भी रखी हुई है। तो ठीक वैसे ही सर, अब एक चीज़ ये भी है कि बलूचिस्तान हो या POK हो, इसको लेकर के इंडिया को आगे क्या सोचने की ज़रूरत है, इंडिया का रुख क्या होना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें अहमद साहब भी बहुत इंटरेस्टेड थे। वो उसको बोल रहे थे कि भाई इसको डोवल को बोलना चाहिए कुछ करे ये। अब आप देखिए, आपको एक चीज़ बहुत क्लियर होनी पड़ेगी, अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ नहीं है। इसको पहली ये बलूचिस्तान, तो इसको पहली चीज़ है कि आपका उनके साथ बॉर्डर नहीं। अब दूसरा है कि वो जो एरिया है इट इज़ ऑलमोस्ट 44% ऑफ पाकिस्तान। तो इतना बड़ा एरिया है वहाँ पे, और पॉपुलेशन अराउंड 5 to 6% है पाकिस्तान की वहाँ पे जो रहती है। तो इसको मुझे लगता है इंडिया की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अब ये लोग इसको कैसे इसको डिसाइड करेंगे कैसे नहीं करेंगे, इसको मुझे लगता है कि ये जो इनकी इंटरनल मूवमेंट्स हैं, दो हम इसको ऑफिशियली हम बोलते हैं कि हमको इंटरनल अफेयर्स में एक देश के नहीं पढ़ना चाहिए, बट क्योंकि पाकिस्तान पढ़ता है हमारे इंटरनल अफेयर्स में, तो हमको क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। और मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि इसको बलूच को ताकत देने के लिए भारत एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है थ्रू अफगानिस्तान। और ये हमारी स्ट्रैटेजी एक इसको बननी चाहिए, और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। बिकॉज आज देखिए, आपके दुरानी साहब आए थे, वो बोल रहे थे कि
जो अगर इनके पास इतनी ताकत होती तो अलग हो जाए, तो तो अलग क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज आज उनके पास ताकत नहीं है, उनके पास इतने लोग नहीं है जो इस मूवमेंट को, एक इंसर्जेंसी देखिए 4 स्टेजेस में होती है, आज बलूचिस्तान में 3री स्टेज में पहुंच चुकी है। अब इसको 4थे स्टेज में लाने के लिए 5 से 10 साल लगेंगे, और वो तभी आएगी उस स्टेट में जब उसको बाहर की सपोर्ट मिलेगी। अगर उसको यूएस तो सपोर्ट देगा नहीं, चाइना सपोर्ट देगा नहीं, तो कौन देगा उसको? अफगानिस्तान से क्या सपोर्ट मिल सकती है? तो ये मैं मानता हूं कि एक सोची समझी कूटनीति, रणनीति भारत की होनी चाहिए, क्योंकि आज पाकिस्तान चौड़ा होके इसको खड़ा हुआ है हमारे अगेंस्ट। अब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आ रही है पाकिस्तान से, वो बोल रहे हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम इसको, हमको अपनी भी एक ताकत हमको दिखानी है, और वो होगी इस चाणक्य नीति। इसको चाणक्य नीति होती है ना, जैसे इसको चाणक्य अपने ये जो षड्यंत्र प्लान करता था, भारत को भी इस टाइप का, इसको मुझे लगता है कि यूसी ये गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, मैं आपको दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैं ये चाहता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भारत की बलूचिस्तान के लिए और खैबर पख्तूनख्वा दोनों के लिए होनी चाहिए, और इसको आने वाले वक्त में पाकिस्तान को एहसास कराने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से वो बलूच के साथ ये दुर्व्यवहार इसको कर रहे हैं, वहाँ अनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो रही है, बच्चों को उठा के लेके चले जाते हैं, उनका कानून है कि आप 3 महीने तक उठा सकते हैं और आपको कोई एफआईआर भी करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के जो कानून, आप जब ऐसे ड्रैकुलन कानून बनाते हैं तो उसको मिसयूज करने के लिए आप बना रहे हैं। तो मैं ये इसको मानता हूं कि इस टाइप की एक स्ट्रेटेजी इसको भारत को आगे लेके आनी पड़ेगी। अजिताभ सर, अब देखिए, ये भारत की सोच भी रही है, और शायद यही भारत की सबसे अच्छी बात भी है, खूबसूरती है, कि हम किसी दूसरे देश के इंटरनल मैटर में नहीं पड़ते। लेकिन पीओके तो हमारा हिस्सा है ही, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जब बांग्लादेश बना, उस वक्त वहां जो स्थिति थी, जैसा 4 स्टेज की बात पिछले प्रोग्राम में जब चर्चा हुई थी, राजन कोचर सर ने वो 4 स्टेज विस्तार से बताया था, तो तीसरे स्टेज पे बीएलए है, इस समय बलूचिस्तान में है। तो बांग्लादेश में एक स्थिति बनी जो 4था स्टेज गया, जहां पे जाकर के भारतीय फौज ने क्या किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। तो क्या वो परिस्थिति, वो हालात खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे? और वही हालात इस समय पैदा होते दिख रहे हैं, चाहे वो पीओके में हो या बलूचिस्तान में हो, क्योंकि जब लोग उग्र होंगे और आम जनता जब उतरती है तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ये आज शायद पाकिस्तानी फौजी भी समझ रहे होंगे, क्योंकि दवाइयां रोक दी गई हैं, खाना पानी रोक दिया गया है, बावजूद इसके पीओके में लोग डटे हुए हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है सबको पता है। देखिए, बहुत अच्छा आपने पूछा अभिषेक जी। पहले तो हालात तो बद से बदतर हो जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एक तरह से वहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो बलूच लोगों की संस्कृति को, उनकी सभ्यता को, उसको खत्म किया जा रहा है ग्रेजुअली। लोगों के डिसअपियरेंस हो रहे हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही है। ये दुनिया अब एक्सपोज हो रहा है। ये बलूच और पाकिस्तान के अंदर तो आप देख लीजिए ऐसे कितने संगठन आ गए हैं और कितने अलग अलग अभी आंदोलन चल रहे हैं कि अफगानिस्तान जो इनका एक तालिबान की सरकार इनकी अपनी इनको कहते थे, ये आज वो भी इनके अगेंस्ट पे ताबड़तोड़ अटैक करने से परहेज नहीं कर रही है। तो पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति है, इनके नेबरहुड में देखिए, ये मत भूलिए कि ये ग्वादर जो है बलूचिस्तान, ये बेसिकली हॉर्मुज का प्रवेश द्वार है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर है। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, ये कह लीजिए आर्थिक संकट भी हो सकता है, जो इसके जिस तरह से ये बढ़ रहा है। और देखिए कैसे बढ़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। मैं कहूंगा 2-4 एग्जाम्पल दूं। जिस तरह से अभी महरंग बलूच को दोबारा नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, ये दिखाता है कि दुनिया इस पे नजर रखे हुए है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग,
उन्होंने बाकायदा बलूच मूवमेंट पे अपनी कमेंट दी है और सपोर्ट किया है। वो ऐसे बड़े बड़े जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स संस्थाएं हैं, वो भी अब इस पे ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रही हैं, बलूच मूवमेंट जैसे कॉज पे खुल के बोल रही हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से एक बड़े खतरे की घंटी है। और भारत तो देख लीजिए, मैं एक और चीज कहूंगा, आजादी के समय से ही ये बलूच जो है पाकिस्तान में इंटीग्रेशन बलूचिस्तान का नहीं हुआ है प्रॉपर। तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है इंडिया को, भारत को सपोर्ट करने का, क्योंकि ये अनलाइक बांग्लादेश और बंगाली, बलूच शुरू से इसके विरोध में रहे हैं। और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं ये इसको संज्ञान में लेना चाहिए और बलूच मूवमेंट को खुल के अब सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि दुनिया के देशों को भी एक मूवमेंट इस तरह से सपोर्ट में चलाना चाहिए। चुप रहने से नहीं होगा आप जी। बिल्कुल, लेकिन अजिताभ सर, ऐसा तो नहीं है कि नजर से चीजें छुपी होंगी, ऐसा भी तो नहीं है। भारत की नजर नहीं होगी, ऐसा भी तो नहीं होगी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत ने जो जिस तरह से सपोर्ट नहीं, एक तरह से कि भाई इंटरनल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन ये कब तक चलेगा। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद के हमारे में कितने सपोर्ट करके किस तरह से डैमेज किया है इंडिया को, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब हमें अपनी पॉलिसी, जैसे हमने आतंकवाद को लेके चेंज की है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, अब हमें कुछ ना कुछ इन मुद्दों पे जो जेन्युइन कॉज है वहां के आसपास के हमारे नेबर्स के, क्योंकि देखिए वाजपेयी जी ने कहा था, इस चीज को भी ध्यान रखिए, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो पड़ोस हमारा बलूच भी है, सिर्फ पाकिस्तान को हम क्यों समझें। तो हमें थोड़ा अंदर जाके देखना होगा और वहां के लोगों की जरूरतें, वहां के जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर इसको नेग्लेक्ट किया जाएगा तो उसका खामियाजा भारत पे भी छींटे तो पड़ेंगी। आप बगल में हैं तो आप इससे बच के नहीं रह सकते। इसलिए अब मुझे लगता है इट्स हाई टाइम, इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए और खुल के करना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, मस्ते खान सर, क्या ये हाई टाइम है? देखिए, हाई टाइम तो 1948 से रहा है मेरे भाई। मैं आप सर्च करूं 1948 को, ऑल इंडिया रेडियो तीसरे हफ्ते मार्च में वहाँ से बाकायदा तौर पे ब्रॉडकास्ट हुई थी। मेरे ख्याल में उस टाइम पे आपकी शायद फॉरेन सेक्रेटरी वीपी मेनन साहब थे, मुझे माफ़ कीजिए अगर मैं नाम मिक्सअप कर रहा हूँ, लेकिन कोई एक बड़े अहदेदार ने इंडिया का, उन्होंने अनाउंस किया कि खान ऑफ कलात इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है इल्हाक की। ये आपके रिकॉर्ड में आप देख लें। और हमने उनसे मना कर दिया। जब ये खबर उठी है तब जिन्ना जो उसी दौरान वो ढाका में थे, उन्होंने अपने ये फौजियों को कहा जाके फौरन से पेशतर खान ऑफ कलात से सिग्नेचर ले लें इलाक के डॉक्यूमेंट पे। इतना मजे का खेस है ये बात कि खान ऑफ कलात की सिग्नेचर उस पर 27 मार्च 1948 की है और जिन्ना साहब की जो है आने के बाद मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन के बाद जिन्ना की सिग्नेचर है, जो इल्हाक के डॉक्यूमेंट जबरदस्ती खान साहब। हम उस टाइम से इंडिया से कह रहे थे भाई हम लोग सेक्युलर हैं, हमारे लिए ये सारा जो चूरन जो ये जो लोग अंग्रेजों ने यहाँ पे खड़ा करके गया 2 नेशन थ्योरी, हमने कभी इसके तरफ तवज्जो नहीं दी हम बलूच लोगों ने। हमारा तो देखें, मैं तो आज भी यकीन रखता हूँ कि बलूचों का फ्यूचर इंडिया में बहुत ज्यादा बेहतर होता। हमारा तो पहले ही ऑप्शन ये था कि इंडिया के साथ होंगे। जब हमने देखा कि अंग्रेज इंडिया का बंटवारा करके ही रहेगा, तब हमने कहा नहीं भाई, हम ये पंजाबी जिहादियों के साथ नहीं रहेंगे, हमें अपना अलग देश चाहिए। फिर अंग्रेज ने, जाहिर है कि अंग्रेज को जो है इनसे ही अपनी नौकरी करवानी थी, इन्हीं पंजाबी फौजियों से, जिन्होंने बहुत बड़ा पंजाबी फौज को, जो मुसलमान जिहादी फौज है, बहुत इन्होंने उनको परवान चढ़ाया। कि आज पूरे भारत में, साउथ एशिया में, पूरे इलाके में क्यों ये है सारा कुछ, क्योंकि इन्हीं के जो नौकर हैं ना, उन्हीं के वजह से है। देखें, हमारा तो ख्वाहिश है, और देखें ये पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। इसी वजह से मैं इंडिया के हुक्मरान से, इंडिया के सारे पार्टियों से, देखें मैं एक पार्टी को नहीं कहूँगा, सारे पार्टी मुख्तलिफ, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको आप देख लें, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे जमायत इस्लामी हो, जो भी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टी है, कश्मीर के मामले में
जैसे कश्मीर इनके बाप का है। अपने आंखें खोलो, आप कश्मीर कैसे आपका है? कश्मीरी लोग आज खुद कह रहे हैं कि हम आपके नहीं हैं। आप अगर आप अपने ही लोग, ये तो आपके अब अवाम वहाँ है, के ये रक्षा तो मंत्री भी आपकी कह रहे जमीन हैं। है, ये आपको बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ये तो बलूचिस्तान अब की वहाँ के आजादी रक्षा, में मस्ती खान जी, कश्मीर में- ये तो अब वहाँ के रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी यही कह रहे हैं हाँ, ये कि बिल्कुल वो लोग कश्मीरी नहीं है। बिल्कुल यही हो रहा है। और हमने तो पहले कहा था हम तो पाकिस्तानी है ही नहीं। ये क्या बला है पाकिस्तान भाई? ये अंग्रेज का पैदा करदा चीज है, जिसका मुंह कैसे काला है आप देख रहे हैं। अगर ये कोई बंदे का पुत्र होते, ये जमहूरियत लाते, ये को अपने हमसायों के साथ अच्छी हमसायगी करते, तो शायद ये मुल्क चलता। लेकिन आप देख ले, इनमें तो ये है ही नहीं। ये तो आज भी हिंदुओं से नफरत, इंडिया से नफरत, ये ऐसे मुल्क चलता है। हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। मेहरबानी करके हमारी जितनी भी हो हमारी सपोर्ट करें। मैं एक बात और कहूंगा, देखें कारगिल के वक्त जब इन्होंने कारगिल में बदमाशी की थी, उस वक्त इंडिया के कुछ लोगों को एहसास हुआ था कि ये बदमाशी तो इसी तरह करते रहेंगे। फिर आपके लोगों ने एक दो हमें कभी स्टारबक्स कॉफी पिला दी, कभी कुछ कर दी। स्टारबक्स कॉफी से काम नहीं चलेगा। आप मेहरबानी करके पूरी तौर पर हमारी सपोर्ट करें, मेरी तो यही ख्वाहिश और गुजारिश। ठीक है, राजन कोचल सर, क्या वाकई में ये हाई टाइम है या अभी भारत को वेट करना पड़ेगा या करना चाहिए? देखिए अभिषेक, कोई भी एक क्षेत्र को आज़ाद अगर कराना होता है तो वो जो अंदर की ताकत है वो नहीं कर पाएगी। अब हम अगर एक्सपेक्ट करें कि BLA और BLF ये लोग मिलके बलूचिस्तान को आज़ादी दिला पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज वो बीच में ऐसे अटैक्स पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट तो होते रहेंगे, पर उससे आज़ादी नहीं मिलती। तो इसको पहली ये चीज़ है कि अवाम में जो लोग हैं वहाँ पे बलूचिस्तान में, उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आज की डेट में वो इकट्ठे नहीं है। आज भी एक अर्बन और रूरल डिवाइड है। इसको लोगों में खुल के लोग इसको नहीं आते, डर की वजह से हो या उसको कोई और इस वजह से हो। इस मूवमेंट को वो आज की डेट में ताकत नहीं मिली, पहली चीज़। दूसरी, अगर मैं इसको बांग्लादेश का एग्जांपल लेके आऊं कि इसको बांग्लादेश के पूरे लोग इकट्ठे हो गए, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे और एक ऐसी कंडीशन बन गई थी जिसमें भारत की फौज को जाना पड़ा उनको एक इंडिपेंडेंट कंट्री का एक स्टेटस देने के लिए। तो अल्टीमेटली इसको मुझे लगता है कि अगर बलूचिस्तान की अवाम, पूरी अवाम में अगर ऐसी मूवमेंट हो, एक ऐसी बगावत की तौर अपना वो अगर इसको यूनाइटेड हो जाए, तो एक नेक्स्ट स्टेप होगा कि क्या इसको भारत अभी वो जो है ना, वो जो स्टेज बांग्लादेश की जो स्टेज थी वो इसको कैसे करेगा। देखिए इसको बांग्लादेश के लिए हमारे लिए आसान था कि हमारा उनके साथ बॉर्डर और हम उसको आसानी से बांग्लादेश में घुस सकते थे। आज अगर हमको बलूचिस्तान में घुसना पड़ेगा तो हमको वाया अफगानिस्तान आना पड़ेगा। आज अफगानिस्तान में भी कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो आपको वेलकम करेगी वहाँ पे कि आपकी फौज को उसको वहाँ पे लेके आएगी और उस तरीके का सपोर्ट, और अगर आपको मिल भी जाता है सपोर्ट तो यूनाइटेड स्टेट आड़े आ जाएगा आपके। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसको हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा इसको भारत को, बिकॉज बलूचिस्तान और बांग्लादेश को हम इसको कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है, उसकी लोकेशन डिफरेंट है और उसकी जियोपॉलिटिक्स अलग है। तो इसको अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहता हूँ और मैं अहमद जी से भी इसका जिक्र करूंगा कि इसको लोगों को ऐसी इसको इकट्ठा करके एक अपनी मूवमेंट को आप मजबूती दें जो आज के दिन वो हमको दिखाई नहीं देगी। और सर व्हाट अबाउट POK, क्योंकि POK में भी कुछ आग उसी तरीके की है। देखिए आप इसको POK के जो आपके लोग हैं उनकी मांग होनी चाहिए कि वो भारत के साथ है। अभी तो एक स्प्लिंटर एक पॉपुलेशन का ग्रुप है जो ऐसी मांग करता है, पूरी पॉपुलेशन करती नहीं है। दूसरा, मैं बहुत एक प्रैक्टिकल आपको चीज बताना चाहता हूँ। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग जो लोग देते हैं, हम इसको POK में नहीं जा पाएंगे बिकॉज इट्स टू लार्ज इन एरिया और उसको पाकिस्तान और उसको इंडियन आर्मी
फिलहाल उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि पीओके को आप कैप्चर कर पाएंगे, और स्पेशली जब इसको वहाँ की आवाम भी पॉकेट्स में होस्टाइल रहेगी, तो इसको मुझे नहीं लगता कि हम इसको पीओके में, वो बोलने के लिए बहुत अच्छा है कि हम उसको वो करेंगे, अंदर चले जाएंगे, कर देंगे, मार देंगे, ले लेंगे, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, बट इसको मिलिट्री स्टेटमेंट्स नहीं हो सकती है। ठीक है अजिताभ सर, जियो पॉलिटिकल कंडीशन आप क्या देखते हैं इसको लेकर, पीओके और बलूचिस्तान को लेकर? देखिए अभिषेक जी, अब पूरी दुनिया में जिस तरह से ये मूवमेंट बढ़ा है, चाहे वो पीओजेके हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, या और भी वहाँ के प्रांतों में है, गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लीजिए, पख्तूनवा की बात कर लीजिए, निश्चित रूप से अवेयरनेस सोशल मीडिया की वजह से अब ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अब ये मूवमेंट सोशल, जैसे आज ही देख लीजिए आप क्या हुआ, इतनी बड़ी अटैक हुआ और गवर्नमेंट उसको छिपा रही है, गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, लेकिन सोशल मीडिया ने तो पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। तो अब सोशल मीडिया की वजह से चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, पीओजेके के लोग हैं, वो अपनी बातों को, अपने प्रॉब्लम्स को दुनिया को पहुंचा रहे हैं। रही बात अमेरिका जैसे दो देशों की, तो ये तो अमेरिका ने तो बांग्लादेश के भी आजादी में विरोध किया था, पाकिस्तान के साथ था, फिर भी बांग्लादेश आजाद हुआ। तो अमेरिका भी अब रियलाइज कर रहा है, और ये अमेरिका न वो अमेरिका है और न वो अब दुनिया है। ये ईरान ने, अफगानिस्तान ने, सबने दिखा दिया। पाकिस्तान के भी कमजोर हुआ है, आर्थिक स्थिति उसकी देख ली। दूसरी तरफ तो अब देखते हैं सर भविष्य में चीजें कैसे बढ़ती है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने इतने बड़े घटना को स्वीकार नहीं किया है और स्वीकार करेगा भी नहीं, ये भी बड़ी सच्चाई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।